नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने 3 दिवसीय नगर उत्सव का शुरुआत की और वहीं इस अवसर पर सीएम धामी ने गंगा नदी के किनारे विशेष पूजा अर्चना भी की। इसके अलावा सीएम धामी देवी मंदिर भी पहुंचे, जहां उन्होंने मां भगवती की पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। बता दें कि इस नयार उत्सव के तहत बिलखेत से ब्यास घाट तक साइकिलिंग, राफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं उत्सव के अंतिम दिन निगांव से डांडा नागराज तक ट्रैकिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। सभी का आज इस नयार महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर आप सभी का अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। और ये उत्सव वास्तव में जब भी कोई उत्सव होता है तो उत्सव ये किसी हमारे लिए सबके लिए खुशी का अवसर होता है, हर्ष और उल्लास का अवसर होता है, हमारे अंदर नई चेतना, नए उमंग का अवसर होता है। और आप सब भी मैं देख रहा हूं दूर दूर से आज इस उत्सव में भाग लेने आए हैं। मैं इस अवसर पर गंगा मैया और न्यार नदी के संगम की इस पावन भूमि पर महर्षि व्यास की पवित्र तपोस्थली को अपना मैं सौभाग्य मानता हूं कि मुझे इस पवित्र भूमि पर आकर आज यहां पूजा अर्चन करने का और आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस भूमि को भी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है, क्योंकि आज हम एक ऐसे महोत्सव का शुभारंभ करने जा रहे हैं जो न केवल इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से आगे एक विकास और विस्तार दोनों देने का काम करेगा, यहां का पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि यहां के लोगों की जो आर्थिक प्रगति है वह भी उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नयार उत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे तो वहीं धारा देवी मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आए। 3 तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो रुझान है वो नयार उत्सव की तरफ है और पूरी तरह से इसमें शिरकत करते हुए नजर आए, लोगों से बातचीत करते नजर आए और साथ ही धारा देवी मंदिर में जिस तरह से पूजा अर्चना की और लोगों को बाद में संबोधित किया, ये दर्शाता है कि किस तरह से नयार उत्सव पुष्कर सिंह धामी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जिलाध्यक्ष भाजपा पौड़ी सुषमा रावत जी का भी। तो वहीं राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए धामी सरकार पूरी तरह से तैयार है। कानून को लागू करने से पहले नियमावली पर जो काम किया जाना है उस काम को लेकर प्रथम चरण पूरा हो चुका है, जिस पर नियमावली समिति से नियमावली बनाकर सरकार को सौंप भी दी है। वहीं गृह सचिव शैलेश बंगोली की माने तो अभी नियमावली का न्यायिक और विचिक परीक्षण बाकी है, उसके बाद सरकार इसे लागू करने का निर्णय जरूर लेगी। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां देहरादून के गोविंदगढ़ में अवैध गेट को हटाया गया। दरअसल राष्ट्रीय लोकदल के समस्त पदाधिकारी समेत प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र हुंद की अगुवाई में सिंचाई विभाग के अफसर ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से अभियंता राजेश लांबा से मुलाकात कर अवैध तरीके से लगाए गए गेट को हटाने की मांग की, जिसके बाद अधिशासी अभियंता के आदेश के बाद गेट को पूरी तरह से हटा दिया गया। एसडीएम महोदय सदर ने और डीएम साहब ने जो इसमें तत्काल कार्रवाई कराते हुए जांच करवाई, वो इसमें सबसे ज़्यादा सहयोगी रहा और उसी सहयोग ने ये बात प्रमाणित करी उस रिपोर्ट ने कि वो लगाया वो गेट अवैध है, बिना परमिशन के लगा है। और इसमें सबसे बड़ा एक पहलू ये भी था कि सिंचाई विभाग ने जिसने दावा किया गेट हमने लगाया, वो सिंचाई विभाग के सामने जब आज हमने सुबह जाके तथ्य रखे, उनके हम एक्शन से अधिशासी अभियंता लांबा जी से मिले, उन्होंने सारी बातों के पहलू जानते ही तत्काल प्रभाव में कई अविनाश
जी को फ़ोन किया और हमारे सामने आदेशित किया कि आज शाम तक किसी भी हालत में ये गेट हट जाना चाहिए। अगर इस गेट को लगाने के लिए आपको किसी भी मंत्री, विधायक या अन्य किसी बड़े राजनेता ने कहा है तो आप सीधे उनकी बात मुझसे करवाइए, मैं उन्हें स्पष्ट करूंगा। तो उधर देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र की टी एस्टेट में चेकिंग के दौरान अंतरराज्यीय लग्जरी वाहन चोर गिरोह का मुख्य सदस्य गिरफ्तार किया गया। इस पर जानकारी देते हुए एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध वाहनों को जब रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने एसओजी की गाड़ी को टक्कर मारकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस की ओर से जब उनका पीछा किया गया तो चोरों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में चोरों के पैर में गोली लग गई, जिससे चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि एक अभियुक्त अभी भी फरार है, जिसको ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है। ये कल देर रात्रि सूचना मिली थी कि अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्य यहाँ पर जो है देहरादून में किसी रेकी करने, वारदात करने को आ रखे हैं। सूचना जो हमें दिल्ली पुलिस से स्पेशल सेल के माध्यम से भी मिली थी और इसके लगातार इसमें हम मॉनिटरिंग कर रहे थे और एक चेकिंग अभियान विभिन्न क्षेत्रों में चल रहा था। सूचना के आधार पर जो हमारी स्पेशल टीम एसओजी की वो और थाना प्रभारी भी अलग अलग स्थानों पर लगे थे और इसके बाद जो संदिग्ध वाहन था, जब उसको रोकने का 2 वाहनों को प्रयास किया गया तो हमारे जो सरकारी वाहन एसओजी का उस पर भी तेज टक्कर मार के बदमाश भागने के 2 दिशाओं में भागे 2 गाड़ियों से, जिनका पीछा किया गया और टी स्टेट में गिरने के बाद जो है इसमें अनुभव त्रिपाठी है जो भरदोई का, इसके द्वारा बचने के लिए पुलिस पार्टी पर फायर भी किया गया और जिसके जवाबी फायर में उसके दाहिने टांग पे गोली लगी, जिसे तत्काल प्राथमिक चिकित्सालय प्रेमनगर में भर्ती कराया गया। वहाँ के बाद उपचार के लिए यहाँ पर दून अस्पताल भुवनेश्वर में रेफर कर दिया गया। तो वहीं एस्ट्रो टूरिज्म को लेकर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है और इस पर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हमने अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट मांगी है ताकि वो गांव में जो अधिक ऊंचाई पर है और जहां किसी जंगली जानवर का कोई खतरा ना हो, वहां पर एस्ट्रो टूरिज्म का प्रचार किया जा सके। हमने कार्यशाला पूरी मांगी है, पूरी रिपोर्ट मांगी है कि इसकी एक वर्किंग सिस्टम एक लाएं, जिससे कि हम चाहते हैं कि जो गांव ऊंचाई पर हैं, जहां सेफ इलाका है, जहां कोई जंगली जानवर का इंक्रोचमेंट नहीं होता है और पर्यटक सेफ हो, वहां पर वो बेड लगा करके, वहां के जो युवक मंगल दल हैं बेड लगा करके टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। समर्स में ये होता है ताकि आप स्टार्स को देख सकें, तो इसको हम एयर सफारी या स्टार सफारी कह करके संबोधित करेंगे और इसको हम पूरी एक योजना बना करके इसको हम ला रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए बस एक कदम दूर है। यूसीसी लागू करने को लेकर लगभग सभी कार्य पूरे किए जा चुके हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी लगातार यूसीसी को लेकर सरकार पर हमलावर है, जिसके जवाब में बीजेपी विधायक ने कांग्रेस को मुस्लिम लोग कांग्रेस करार दे दिया है। देखिए, ये सर्वविदित है मुस्लिम लीग का समर्थन कौन करता है, मुस्लिम लीग के रास्ते पर कौन चल रहा है, सब जानते हैं। शायद विनोद चमोली जी को इसका ज्ञान नहीं है कि आज़ादी से पहले 37-38 में जब सरकारें बनी थी, ब्रिटिश सरकार ने जब जनप्रतिनिधियों को सत्ता सौंपी थी, यही सरकार, यही भारतीय जनता पार्टी थी। हिंदू महासभा इनकी होती थी। इनके लोगों ने मिलकर बंगाल में भी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और पाकिस्तान में भी, जो आज पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, उसमें भी इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। और इनके जो जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाल में सरकार में मंत्री हुआ करते थे। शायद विनोद चमोली जी अपना ज्ञान ठीक कर लें, अगर नहीं है तो उसमें ज़रा दुरुस्त कर लें, लेकिन इस तरह के आरोप लगाने से पहले अपने गिरेवा में भी झांकना चाहिए। जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी के जमाने जब शुरुआत हुई थी, तब से लेकर आज तक यूसीसी हमारा मुद्दा रहा है और आज हम उस मुद्दे का समाधान कर रहे हैं। देश की जनता से जो वादा करके हमारी पार्टी आगे बढ़ी है, आज हम उस पर खरे उतर रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल रहा, तो मैं तो अक्सर कह रहा हूँ कि अब ये जो आज की जो कांग्रेस है, ये मुस्लिम लीग बन चुकी है। ये कांग्रेस नहीं रही है। ये वो कांग्रेस ने जो कभी इस देश की आज़ादी के लिए काम किया होगा, ये वो कांग्रेस नहीं रही जिसने 70 साल तक यहाँ पर शासन चलाया होगा। ये कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को समर्पित कांग्रेस हो गई है।
तो वहीं प्रदेश में मानसून सीजन में बारिश से सरकारी विभागों को हुए नुकसान के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया गया है। बता दें कि समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और सर्वे का काम भी पूरा कर लिया गया है। इसी के मद्देनजर जिला अधिकारी नैनीताल ने हल्द्वानी स्टेडियम के आसपास हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही समन्वय समिति के साथ बैठक कर जल्द से जल्द निर्माण कार्य को दोबारा से पूरा करने के निर्देश भी जारी किए। इस बार जो आपदा आई थी उसमें बहुत ज़्यादा नदी का जो जल भराव प्रवाह है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गोला के किनारे उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा था। उसमें पीडब्ल्यूडी की रोड भी है और रेलवे का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके साथ NHAI का ब्रिज है और ये खेल विभाग का एक स्टेडियम भी है। तो ये सारे एसेट्स में फ्यूचर जो प्रोटेक्शन वर्क्स है और जो डिज़ास्टर मिटिगेशन के काम हैं वो किस प्रकार से करे जाएं, उसके लिए एक समिति विभिन्न विभागों के आपसी कोऑर्डिनेशन के लिए हमने गठित करी थी। उन्होंने अपनी जो सर्वे है वो पूरा लगभग कंप्लीट कर लिया है और उनकी जो रिकमेंडेशंस है उस पर फाइनल निर्णय लेकर शासन को प्रेषित किया जाना है। तो वहीं दीपावली के मद्देनजर खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। दरअसल सचिव स्तर पर अधिकारी फील्ड में जाकर मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और इसी कड़ी में अपर स्वास्थ्य सचिव अनुराधा पाल ने हरिद्वार में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके अलावा कई मिठाइयों की दुकान पर छापेमारी भी करती नजर आई। इस दौरान रानीपुर मोड़ स्थित एक मिठाई की दुकान में गंदगी मिलने तथा मिठाइयों पर डेट न होने के कारण अपर स्वास्थ्य सचिव ने दुकानदार को फटकार भी लगाई। हाँ, आज हमने रानीपुर मोड़ की जो 5 स्टार प्रीमियम शॉप है उस पर छापेमारी करी है। हमने पूरा इनकी किचन चेक किया है। किचन चेक करके हमें बहुत ही गंदगी हमें मिली है, जहाँ पर ना तो स्टाफ के पास ग्लव्स है, मास्क नहीं है और किचन में स्टाफ जो है खाना खाते हुए पाया गया है कि जबकि खाने के लिए स्टाफ का स्पेस अलग होना चाहिए, जहाँ पर खाना बन रहा है वहाँ पर खाना नहीं है। और 2 दिन का भी जो उन्होंने पुराना जो कच्चा वो है रखा हुआ है, आटा जहाँ पर गूंद रहे वो मशीन बहुत ज़्यादा डर्टी थी। बाकी जो भी और कमियाँ पाई गई हैं एक्सपायरी डेट को लेकर, मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई है, वो डिटेल में इंस्पेक्शन मेरी पूरी टीम कर रही है। ऑनलाइन जो हमारा मॉड्यूल है इंस्पेक्शन का वो पूरा चल रहा है। जैसे भी जो भी उसमें कमियां इंगित होंगी वो उनका नोटिस इनको सर्व हो जाएगा और उसके हिसाब से उन पर आगे की कार्रवाई। तो वहीं उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से कृषकों और पौधशाली स्वामीयों को समन्वय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई, जिसमें तमाम जिले से आए कृषकों ने खेलों के बारे में और साथ ही खेती के बारे में अपने सुझाव दिए। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हर जिले से एक किसान को लेकर एक समिति बनाई जाएगी, जिसके जरिए सुझाव लिए जाएंगे। हर जिले से एक अग्रणी किसान को लेकर हम एक समिति बनाएंगे, जिसके माध्यम से जो सुझाव आएंगे अपनी योजनाओं को हम लागू करेंगे। दूसरा, चौपटिया गार्डन, जहाँ पर एक रिसर्च सेंटर हुआ करता था और वहाँ से सीखने के बाद हिमाचल जो है इतना आगे बढ़ गया, वो सेंटर बंद पड़ा है। मैं जितनी बार दौरे पर गया मैंने अधिकारियों से कहा कि वो सेंटर चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास साइंटिस्ट नहीं थे और अभी हाल ही में 9 साइंटिस्ट हमारे को मिले हैं जो 1.5 माह की ट्रेनिंग पर गए हैं। जनवरी 15 से पहले हम रिसर्च सेंटर को चालू कर देंगे। तो वहीं उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत 6 सांसद सहित कई लोगों के नाम शामिल है। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि जल्द ही स्टार प्रचारक केदारनाथ में पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर चुकी है। बीजेपी की ओर में स्टार प्रचारकों के मैदान में उतरने से पार्टी को कोई लाभ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ विधानसभा चुनाव की दृष्टि से अपनी पूरी तैयारी कर ली है और उसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा नाम स्टार प्रचारकों के रूप में मांगे गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं के 40 नेताओं के नाम भेजे थे और चुनाव आयोग के द्वारा 40 वरिष्ठ नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में अपनी स्वीकृति दी है
और हम लोग यथाशीघ्र प्रत्याशी का चयन हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करके उसकी घोषणा हो जाएगी और 29 तारीख को अंतिम दिन है नामांकन का, तो उससे पहले ही जो है सारी प्रक्रिया पूरी होगी। बद्रीनाथ में 60 किए थे, मंगलौर के लिए भी 60 किए थे। मंगलौर में क्या हुआ और बद्रीनाथ में क्या हुआ? केदारनाथ में 5 मंत्री पहले लगा दिए, अब 40 स्टार प्रचारकों की पूरी एक लिस्ट जारी कर रहे हैं। अब 40 नहीं, ये ला करके मोदी जी को गुफा में बैठा करके धुनी भी रमवा दें हम। अब भोले बाबा इनकी बात समझ गए। भोले बाबा को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ठगने का काम किया। 228 किलो सोना केदारनाथ के सारे लोग पूछ रहे हैं कहाँ गया। सारे लोग पूछ रहे हैं कि गुफा का नाम क्यों चेंज हो गया। सारे लोग पूछ रहे हैं कि जो आपने धाम बनाने का कुप्रयास दिल्ली में किया था, वहाँ जो शिला रह गए थे वो शिला वापस आज तक नहीं आई। सारे लोग जानते हैं कि आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा को डाइवर्ट करने की साजिश भी कर रहे हैं, वो भी लोग जानते हैं। तो इसलिए प्रदेश का बेरोजगार, प्रदेश का नौजवान, केदारनाथ की जनता सारी इनकी चालाकियां समझती है। वहीं केदारनाथ उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में अंतर्कलह देखने को मिल रही है, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विभिन्न कैतल ने कांग्रेस को एक चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में उठापटक आज की बात नहीं है, बल्कि ये तो कई पीढ़ियों से चलती आ रही है। ये कांग्रेस एक गिरोह की पार्टी है। कांग्रेस में गिरोह, हलाने का गिरोह, हलाने का गिरोह, इसका गिरोह, उसका गिरोह, वो गिरोहों में बटी हुई पार्टी है। तो गिरोहों की लड़ाई चल रही है। पर्यवेक्षक जिनको बनाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि उनको हवा ही नहीं है कि किनके नाम पैनल में भेज दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन प्रिय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सभी लोगों के सामूहिक निर्णय के बाद प्रत्याशी को तय किया जाता है, प्रत्याशियों का पैनल बनाया जाता है। कांग्रेस गिरोह पार्टी है, गिरोहों में चलने वाली पार्टी है, अपने अपने धड़ों की पार्टी है। तो धड़ों की लड़ाई है। और मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के अंदर लेग पुलिंग का खेल आप देखेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर के प्रदेश तक साफ साफ दिख रहा है। निश्चित रूप से वो हताश है, निराश है। भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ उपचुनाव बहुत बड़े अंतर से जीतने वाली है। तो वहीं प्रदेश में मलिन बस्तियों के मुद्दे पर सियासत जारी है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने देहरादून के भीम सब अंबेडकर पार्क, शास्त्री नगर खाली में मलिन बस्तियों वासियों के साथ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और इस दौरान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार निकाय चुनाव में लाभ होने के लिए बार बार बस्ती वासियों में डर का माहौल पैदा कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से मलिन बस्ती वासियों को मालिकाना हक दिए जाने की मांग भी उठाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा दूसरी बार लाया गया अध्यादेश समाप्त हो रहा है। मलिन बस्तियों के लिए 2018 में जब कांग्रेस पार्टी के बैनर तले उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया था, सरकार ने मजबूर होकर के हाई कोर्ट का जो आदेश मलिन बस्तियों के खिलाफ आया था उसको डाइल्यूट करने के लिए एक अध्यादेश लाए थे और उस अध्यादेश के 3 साल के अंदर मलिन बस्तियों को नियमित करना था। मलिन बस्तियों को नियमित करने का सरकार का वादा था, मालिकाना हक देने का वादा था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी जब नहीं हुआ तो 2022 से पहले सरकार को डर लगा कि विधानसभा के चुनाव में हार न जाए, तो 2021 में फिर मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश लाया गया दूसरी बार। अब वो 3 साल का पीरियड फिर बीत गया और 2024 आ गया। 2024 आने के बाद भी 6 साल बीत गए। सरकार ने मलिन बस्तियों को नियमित करने के लिए, मलिन बस्तियों के लोगों को मालिकाना हक देने के लिए कोई नियमावली नहीं बनाई, कोई कानून नहीं बनाया। तो वहीं राज्य में चल रही 4 धाम यात्रा अपने चरम पर है और इस दौरान पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए घोड़े और खच्चरों के जरिए उन्हें धामों तक ले जाया जा रहा है। इस पर पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर नीरज सिंगल ने कहा कि केदारनाथ धाम में लगभग 1000 घोड़े खच्चरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे रोजाना 800 घोड़े खच्चरों का इस्तेमाल हो रहा है। केदारनाथ में हमारे पास जब पीक सीजन था तब लगभग 4000 खच्चर प्रतिदिन हम यात्रियों के लिए और 1000 खच्चर सामान ढुलान के लिए रखे हुए थे। और बहुत ये यात्राओं के सीजन में जब तक हमारे बाधित नहीं हुई थी
आपदा के कारण, तब तक यही चला। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, हमारे पास लगभग 1000 घोड़ा खच्चर केदारनाथ में है, जिसमें 700 से 750 और 800 तक के टिकट एक दिन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। 700-800 खच्चर एक दिन में यात्रा कर रहे हैं। और 5 जगह हमारा अस्थायी पशु चिकित्सालय यात्रा रूट पर संचालित है, जिसमें हमारे यात्रा रूट से संचालित डॉक्टर और स्टाफ रहता है। तो वहीं उत्तराखंड में कर्मचारियों को दीपावली से पहले वेतन और पेंशनर्स को पेंशन देने के आदेश जारी हुए हैं, जिसके बाद प्रशासन की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। बता दें कि राज्य कर्मियों और पेंशनर्स के साथ ही पारिवारिक पेंशनर्स को दीपावली से पहले वेतन और पेंशन के भुगतान का लाभ मिलने जा रहा है। तो उधर हल्द्वानी में ई रिक्शा जाम लगाने का मुख्य कारण बनते जा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों ने कई बार प्रशासन में शिकायत भी दर्ज कराई। इसी के तहत परिवहन विभाग ने चेकिंग अभियान भी चलाया, जिस पर जानकारी देते हुए ARTO जितेंद्र सिंहवाल ने बताया कि चेकिंग में ई रिक्शा के पत्रों की जांच की जा रही है और जिनके भी प्रपत्र पूरे नहीं है उन पर चालानी कार्यवाही भी की जा रही है। चेकिंग अभियान का ऐसा नहीं है, चेकिंग तो खैर निरंतर जारी है, पहले से ही जारी है। असल में डीएम मैडम के और आरटीओ साहब के आदेशानुसार आप जानकारी होगी 3 व्हीलर का सत्यापन चल रहा है, उसके बाद ई रिक्शा का सत्यापन किया जाना है। तो उसके लिए हमने मीटिंग भी करी थी इनके यूनियन के साथ, सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी थे, एसपी सिटी साहब भी थे, आरटीओ साहब भी थे और हम लोग भी थे। तो उसमें ये पहले बता दिया गया था कि सत्यापन तो होना ही है, लेकिन जो सामान्य चेकिंग है आप अपने पेपर वगैरह पूरे रखें, पैसेंजर वाले जो है वो गुड्स दौरान करें। लेकिन इस तरह से देखा जा रहा था कि लगातार इनमें माल भी ढोया जा रहा है, गलत तरीके से चलाए भी जा रहे हैं, कागज प्रपत्र नहीं है। तो हम लोगों ने 30-40 चालान तो पहले ही करे, इस महीने लगातार जैसा सामने चला, लेकिन आज अनुसार अब एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। आगामी त्योहारों को देखते हुए बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है और इसी भीड़ का फायदा उठाकर कुछ संदिग्ध लोग बाजार में खरीदारी कर लोगों का सामान भी चोरी कर रहे हैं। कई ऐसे दुकानदार, रेडी ठेली वाले भी बाजारों में मौजूद है जिनका कोई सत्यापन नहीं किया गया है और इसी को लेकर पुलिस ने ऑपरेशन सैनिटाइज चलाया है, जिसके तहत पुलिस ने भीड़ भाड़ में घूम रहे संदिग्ध लोगों को पकड़ना भी शुरू किया है और साथ ही चालान करना भी। के सीजन में बाजारों में कुछ ऐसी शिकायतें आ रही थी कि कुछ ऐसे लोग संदिग्ध घूम रहे हैं जो यहाँ पर टप्पेबाजी और ठगी घटनाएं कर रहे हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमने एक सरप्राइज चेकिंग मंगल पड़ाव की ओर इस बाजार में चलाया, जिसमें हमने पुलिस की बहुत सारी टीमें बनाई है। बाजार को चारों तरफ से हमने कोर्डन किया है और फिर बाजार में एक आदमी से संदिग्ध दिख रहा है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। जो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है उसको थाने लेके पूछताछ की जा रही है और ऐसे लोग जो त्यौहार के सीजन में आके कई घटनाएं कर रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।